धाकड़ खबर, बेखौफज़ुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल और ईरान से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों की। क्योंकि इन सब खबरों पर तबसरा तज़किरा करने के लिए हमारे साथ रोजाना जुड़ जाते हैं कृष्णकांत जी, यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर अपनी पैनी नजर रखते हैं। उनका स्वागत करें उससे पहले आपको बता देता हूं, आज किसी ने कमेंट किया कि मैं बोलता हूं तस्करा, तस्करा नहीं बोलता हूं, तज़किरा बोलता हूं। तो तस्करा और तज़किरा दोनों अल्फाज अलग हैं। जिन साहब ने किया है और मुझे उर्दू समझाने की कोशिश की है, पहले तो उनका बहुत शुक्रिया, लेकिन वो खुद में थोड़ा सुधार कर लें और अगर फिर भी लगे तो बात कर सकते हैं कमेंट्स के जरिए। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। मैंने आज पहले तबसरा तस्करा कमेंट के लेकर जिक्र किया, लेकिन अब मैं एक कमेंट्स को लेकर जिक्र करना चाहता हूं, जिसमें कहा गया कि मैं एक्सट्रीमली कम्युनल मुस्लिम हूं और आप मुझसे थोड़ा होशियार रहिए। नहीं, यह गलत कमेंट है। यह कमेंट जो है कहीं ना कहीं से बायस्ड होकर किया गया है या समझ ना होने के कारण किया गया है। आपका चैनल धाकड़ खबर जब से मैं जुड़ा हूं या देख रहा हूं, वह कम्युनलिज्म को कहीं से भी नहीं बढ़ाता है। वह एक स्वतंत्र और बेबाक अपना चैनल चलाता है और इसकी प्रशंसा करनी होगी कि आज के समय में केवल खबर है नहीं, खबरों का विश्लेषण भी एक निष्पक्ष तरीके से किया जाता है ताकि जनता इसको देखे। 2 मिलियन के करीब आपके फॉलोअर्स हैं तकरीबन, और यह प्रशंसनीय काम है। इसकी हमें प्रशंसा करनी चाहिए। जहां तक हो सके इसको हमें आर्थिक और बढ़ाकर सामाजिक और राजनीतिक रूप से इसे सोशल मीडिया को बढ़ावा देना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया। वैसे ये बात आपने जिन महोदय ने कमेंट किया था वहां पे भी आपने रिप्लाई करके बोल दी थी, लेकिन मुझे लगता है कल जो हमने बात की थी ना सर, जिहाद के मुद्दे पर, जिहाद शब्द को लेके मैंने कहा कि उसका हिंदी अनुवाद संघर्ष होता है, फिर आपने भी उस पर बहुत विस्तार से बताया, तो शायद उन्होंने वो सुन लिया होगा, इसलिए उन्होंने ऐसा लिखा। संभव है, संभव है। एक्चुअली उर्दू के कई शब्दों से मैं वाकिफ नहीं हूं और गलतियां हम दोनों से हो सकती हैं, और हमारे कमेंटेटर देखने वालों का यह कर्तव्य बनता है कि इसमें सुधार करें, खासकर तब जबकि सारे इलेक्ट्रॉनिक और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वह बिल्कुल झुक चुके हैं, घुटनों पर हैं। और वैसे हालात में सोशल मीडिया को जहां भी संभव हो अपना कंट्रीब्यूशन कमेंट के द्वारा भी और उसको फॉरवर्ड करके भी उसको मजबूत करें। जी बिल्कुल आपने सही कहा, टू वे मीडिया बनाने की कोशिश की जाए, ये नहीं कि हमने जो बोल दिया और आप कुछ कह ही नहीं सकते उस पे, आप कहते हैं हम उसमें सुधार करने की कोशिश करते हैं। खैर अब शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। और एनसीईआरटी के पास सिर्फ 3 किताबें हैं 6ठी क्लास की, कैसे पढ़ेंगे बच्चे? ये हद का मजाक हो गया। इसमें कहते हैं कि 3 किताबें 6ठी क्लास की हैं, पुराने किताबों से काम चला रहे हैं। हालांकि शिक्षकों और उन विद्यार्थियों की प्रशंसा करनी होगी जो कि अपने से पीछे वाले क्लास को अपनी पुरानी किताबें दे रहे हैं। और एनसीईआरटी ने कहा था कि वह मई तक पूरी किताबें दे देंगे। मई निकल गया, जून निकल गया, अब कहते हैं जुलाई तक देंगे। आधे कक्षा तो खत्म हो गई, पढ़ाई क्या करेंगे वो? जी बिल्कुल सही है। और कल हमने ऐसे एक मुद्दे पे बात की थी कि टीचर भी परेशान चल रहे हैं क्योंकि उनको कह दिया गया है कि डिजिटल अटेंडेंस उनको लगानी पड़ेगी, इंटरनेट की दिक्कत है, आने जाने की दिक्कत है, तमाम तरह की दिक्कत है। इस पर कोई बात नहीं करता। बात किस पे की जाती है कि योगी जी ने अखिलेश यादव के बारे में कुछ बोल दिया, अखिलेश यादव ने योगी जी के बारे में कुछ बोल दिया। मीडिया की जिम्मेदारी बनती है कि अगर ऐसी कोई खबर कहीं से आ जाए तो जमीन पर जाकर उसकी सच्चाई आपके सामने रखे। खैर अगली खबर का रुख करते हैं जो आ रही है पाकिस्तान से। जो पाकिस्तान फिर से एक बार अफगानियों को भगाने का अभियान शुरू करने वाला था, उसने कहा नहीं जी, 1 साल तक और रहो, मजे करो। 1 लाख के करीब शरणार्थी हैं और पाकिस्तान ने तो शुरू में बड़ा उनका आवभगत किया था, उस समय जब तालिबान का निर्माण अमेरिका के मदद से हो रहा था और अमेरिकी सत्ता वहां काबिज थी अफगानिस्तान में। लेकिन अब अफगानिस्तान से खराब होते हुए संबंध या लव एंड हेट का जो संबंध कहते हैं, एक तरफ प्यार भी है, दूसरी तरफ चिढ़ या घृणा भी है, वैसी हालत में अफगानिस्तान झुका है कुछ हद तक। उसके अंदरूनी दबाव भी हैं, अमेरिका से भी कहीं ना कहीं दबाव है, चीन से भी है, अफगानिस्तान तो ही है, ईरान भी है। कुल मिला के इन्होंने कहा होगा कभी के हालात में चूंकि नहीं ले रहे हैं तो 1 साल और इनको समय देते हैं। हालांकि उनकी पूरी कोशिश होगी कि इन 1 लाख शरणार्थियों में से वैसे लोगों को अलग करें जो तालिबान से मिलकर पाकिस्तान के अंदर में कई बार
टेररिस्ट अटैक करते हैं और अपनी तरफ से बनाने के लिए वही कोशिश कर रहे हैं, जो कि सही चीज नहीं है। उनको कोशिश करनी चाहिए कि धर्मनिरपेक्षता की तरफ बढ़े, ना कि धर्म के आधार पर इस तरह की लड़ाई को बढ़ावा दें। जी बिल्कुल आपने सही किया। और कल ही हमने अपने दर्शकों को बताया था कि कैसे ईरान के राजनीति को भगा दिया तालिबान ने, यानी कि तालिबान भी अब तेवर दिखाने लगा है। तो हो सकता है उसका भी पाकिस्तान के इस फैसले पर कोई असर हो। लेकिन अगली खबर का रुख कर लेते हैं, बात करते हैं दूसरे पड़ोसी यानी बांग्लादेश की। उसने अपने यहाँ पे रिजर्वेशन खत्म कर दिया सर नौकरियों में। जी हाँ, यह आरक्षण था उन स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को जिन्होंने 1970-71 में लड़ाइयां लड़ी थी, और जो अल्पसंख्यक है वहां पे जातीय आधार पे उन लोगों को या औरतों पे। लेकिन पूरे दुनिया में जहां भी आरक्षण होता है, खासकर हमारे भारत में, हम उसका विरोध करते हैं जिनको आरक्षण नहीं मिला होता है, यह कहा कि हमारी नौकरी इसी कारण नहीं मिल पा रहा है। यह समझने में असमर्थ है कि भारत में तो खैर नौकरियां खत्म हो गई, नौकरियां है नहीं, तुम्हें आरक्षण क्या करोगे। बांग्लादेश में भी वही स्थिति, हालांकि थोड़ी सी बेहतर है नौकरी के मामले में, क्योंकि बांग्लादेश के सरकार ने गरीबी हटाओ अभियान को एक तरह से वहां पर ताकत दी है। लेकिन कोशिश हमारी ये होनी चाहिए, हम मजदूर वर्गों की, हम किसानों की, कि 100% नौकरी मिली, इसकी हमें कोशिश करनी चाहिए। और 100% नौकरी में वैसी नौकरियां नहीं है कि सड़क के किनारे बैठकर साइकिल के पंक्चर बना रहे हैं और मोमोज चाइनीज फास्ट फूड बेच रहे हैं, पकोड़ा कारोबार, पकौड़े कारोबार कर रहे हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि वैसी नौकरी जिसमें 30 दिन के बाद में यानी महीने के अंत में हमें वेतन मिलता है, छुट्टियों के बीच में शनिवार रविवार को पैसा मिलता है, बीमार पड़ने पर कंपनी या सरकार की तरफ से हमें मदद मिलता है ताकि हम अपने आप को दिखा सके, अपने बच्चों को पढ़ा सके, सब तरह की सुविधाएं हो, एलटीसी हो, प्रोविडेंट फंड हो, ईपीएफ हो, वगैरह वगैरह हो। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन अगली खबर एक और चौंकाने वाली है। अभी खबर चल रही थी कुछ दिन पहले, शेख हसीना आई और भारत के साथ बहुत सारे समझौते किए। उसके बाद जो है बांग्लादेश में विरोध भी देखा जा रहा था, लेकिन अब उन्होंने चाइना के साथ भी बहुत सारे समझौते कर डाले हैं और 22 के करीब समझौते हुए हैं शी जिनपिंग के साथ उनके। जी हाँ, ये पहुंच गई वहां पे चीन में, और वहां पे लंबी बातचीत के द्वारा पहले से भी बातें चल ही रही होंगी। और चीन का मुख्य इंटरेस्ट है BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर। और इंफ्रास्ट्रक्चर जहां भी जाता है, लंबी लंबी रोड, चौड़ी रोड, बगल में इलेक्ट्रिकल हब सेंटर्स वगैरह वगैरह, पावर जनरेशन, ये सारी चीज होती है। और 20-21 समझौते हुए हैं, हालांकि कहने के लिए उसमें कल्चर भी है, टूरिज्म है, मीडिया है, स्पोर्ट्स वगैरह वगैरह है। लेकिन यह आधार नहीं, आधार है वह व्यापार जिसके तहत चीन ने मुख्य रूप से 4 तरह के आर्थिक मदद देने की बात की है। एक तो डोनेशन है, पता नहीं वो कितना बड़ा होगा, उसके बारे में मुझे आइडिया नहीं, चूंकि इन्होंने डेटा नहीं दिया हुआ है। दूसरा है इंटरेस्ट फ्री लोन। तीसरा है सॉफ्ट इंटरेस्ट लोन यानी कम पे, और चौथा है नॉर्मल। अब वो मान लीजिए नॉर्मल बहुत बड़ा है तो सारा इंटरेस्ट मिला के चीन अपने पूरी कर लेगा। लेकिन इसके साथ यह भी है कि बांग्लादेश जो अभी तक न्यूट्रल है, उसके अंदर में चीनी कैपिटल पूरी तरह से घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है और भारत को बाहर कर रहा है, और उसमें मिलिट्री एड से आने शुरू होंगे। और प्रो चाइनीज वहां का जो भी है सत्ता, कोशिश उनकी वही है ताकि वह उसको पैदा करे, जैसे उन्होंने म्यांमार में किया है। हालांकि यहाँ पे रोहिंग्या की बातचीत खुद चीन के राष्ट्रपति ने उठाया कि रोहिंग्या के कारण जो शरणार्थी आपको बहुत कष्ट हो रहा है, उस पर भी हम म्यांमार से बात करेंगे और आपको राहत दिलाने की कोशिश करेंगे। उनका इरादा क्या है यह पता नहीं है, लेकिन यह स्थिति है वहां की भी। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब इरादे की बात कर लेते हैं तो कल एक खबर आई कि ताइवान के निकट जापान का युद्धपोत चीन के क्षेत्र में घुस गया। ये जानबूझ के होता है या एक टशनबाजी करते हैं सर? नहीं, यह गलती से नहीं है। यह है 12 नॉटिकल माइल अंतरराष्ट्रीय जो वाटर्स कहते हैं, इंडियन वाटर्स, भारत का जो पानी है, यानी इसके समुद्र तट से, कोस्टल लाइन से 12 नॉटिकल माइल, तकरीबन यह 20-22 या 24 किलोमीटर होगा, 24 किलोमीटर मान लेते हैं, वहां तक वो भारत की सीमा है। दूसरे की आने का आदेश नहीं है, आपको पकड़े जा सकते हैं, आप पर फायर किया जा सकता है, आप बिना आदेश के आते हैं तो। यह चीनी जापानी युद्धपोत बिना बताए वहां पर घुस गया, उसमें 20 मिनट तक रहा है, वार्निंग दिया कि उसके बाद नहीं निकला है। और इनका टास्क था
जहां तक ऑर्डर की बात है जापान का, कि तुम उसके वाटर में जाए बिना यह कोशिश करो पता करने की अपने रडार वगैरह वगैरह की मदद से कि चीन कहां कहां मिसाइल एंटी मिसाइल स्टेशन बना रहा है। उसके कप्तान को लगा होगा भाई साफ साफ नहीं आता, थोड़ा घुस लेते हैं, क्या आंसर होता है, क्योंकि 2-3 महीना पहले चीन का युद्धपोत जापान के वाटर्स में घुसा पड़ा था, उसका बदला लेने के लिए भी हो जाएगा। हालांकि इस विरोध के बाद से चीन ने कहा कि बड़ा सीरियस मसला है, तो जापान ने कहा कि उसने एक कोड ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर कर दिए। क्या होगा नहीं होगा बात अलग है, लेकिन मुझे लगता है कि कप्तान ने अपनी मर्जी से नहीं, जापान के कहने से गया है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और पर्दे के पीछे की खबर ही यही होती है, इसलिए मैं कहता हूँ खबरों की खबर है लंदन से। और वहां पर लेबर सरकार बनने के बाद पहला बड़ा हत्याकांड हो गया है। 2 बेटियां और उनकी मां को मार डाला है, और कहें तो बीबीसी के पत्रकार की बेटियों और पत्नी की हत्या कर डाली है सर। ये बड़ा दुखद है। जॉन हंट है, उनका पत्रकारिता या कमेंटेटर थे, और बेसिकली रेसिंग के वो कमेंट करते थे, यानी वह किसी पॉलिटिक्स से भी डायरेक्टली नहीं जुड़े हुए थे। और एक पागल 26 साल का लड़का या युवक कहें, काइल क्लिफोर्ड, और ये जाता है और बो से, मतलब क्रॉस बो जो कहते हैं फिल्मों में देखते होंगे, जो होता है ऐसे करके मारने दबाने वाले, लेटेस्ट हैं। इनकी पत्नी और 2 बेटियों को, जो कि 24-25 साल से बड़ी हैं, इनकी हत्या कर देता है। कोई कारण अभी तक नहीं है, लंदन पुलिस ने कुछ नहीं बताया है। यह पागलपन का दौर चल रहा है पूरे विश्व में, खासकर वेस्टर्न कंट्रीज में, जिसमें ये लोग हत्याएं करके इन्हें लगता है कि लाइफ को एक नया रूप दे रहे हैं, जो कि और घृणित रूप में से और बड़ा जघन्य हालात में पहुंच रहा है। जी इराकी अदालत ने, यानी कि इराकी कोर्ट ने आईएसआईएस के मुखिया रहे अबू बकर बगदादी की पत्नी को सजाए मौत क्यों सुना दी है? ये बगदादी के पत्नी कहते हैं कि ये जब इनको लाया गया, सीरिया में थी, तो इन्होंने यज़दी महिलाओं को, जिन्हें पता नहीं वो मुस्लिम है कि नहीं, लेकिन ये लोग शायद कहते हैं कि ये लोग मतलब उस तरह की मुस्लिम नहीं है जैसे हम हैं, और इनकी औरतों को पकड़ के अपने घर में बंधक बना रखा था और उनसे काम करवाती थी और अमानवीय व्यवहार करती थी। हालांकि इसके लिए फांसी की सजा दे दी जाए, यह मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वह मतलब जरूरत से ज्यादा कंट्रोल करने की बात है और दूसरों को सबक सिखाने की बात है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि जहां तक जेल की बात है, हम उसे सुधार गृह कहते हैं हिंदी में, यानी इन लोगों को जाके वहां सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि बात दूसरी है कि ये लोग जब जाते हैं, खासकर बच्चे 17, 18, 20, 22, 24 साल के युवक जाते हैं, जब बाहर निकलते हैं, तब यह एक बिल्कुल पकटाया हुआ क्रिमिनल बन के बाहर आते हैं। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और इसको लेके मधुर भंडारकर ने एक बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, नाम है जेल। अगर लोग देखना चाहें, जो कभी जेल ना गए हों, वैसे जाना भी नहीं चाहिए, बहुत सारे लोग कहते हैं, पर कभी कभी देखना समझना चाहिए चीज़ों को, तो फिल्म देख सकते हैं। अगली वैसे अपडेट आपको बता दें कि ये यजीदी जो होते हैं वहाँ पे मुस्लिम नहीं है, अलग एक धर्म है वहाँ पे, और मुस्लिम कम्युनिटी से इनका 36 का आंकड़ा हमेशा रहता है, लेकिन जब ISIS वजूद में है उसके बाद से पूरी दुनिया में सुर्खियों में आए थे। अगला जो अपडेट है वो है, नाटो में जबरदस्त भाषण दिया है बाइडन ने, और इतने जोश में थे बाइडन, शायद वो ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे कि मैं अभी भी जवान हूं। तोते को सिखाइए और कुछ हद तक कीजिए तो उतना तो बोल ही देता है वह, और वही बाइडेन की है। जरूर टेलीप्रॉम्प्टर सामने रहा होगा, यानी आंखों के सामने शब्द लिखे हैं या कुछ याद करके गए हैं। जोश में जनरल बोलना है तो कुछ भी बोल सकते हैं कि नेटो उनके काल में बहुत मजबूत हुआ है और इतना बढ़ गया है, नेटो एक ताकतवर शक्ति के रूप में उभरा है। लेकिन इसके बावजूद उनके पार्टी और उनके समर्थक लोग जो थे, जिसमें नैन्सी पेलोसी है और बाकी सेनेटर्स भी हैं, एक हकीम जेफरीड है, चक शूमार जी, वो उनका भी नाम आता है। एक एक्टर है हॉलीवुड के जो काफी पैसा इनके लिए जमा करते थे, बड़े फेमस है, जॉर्ज क्लूनी। ये सब के सब जितना भी ये जोड़ लगा ले बाइडेन, उतना ही जोड़ से ये लोग कर रहे हैं कि भाई तुम हार रहे हो, तुम अपनी इज्जत बचाने के लिए, हमारी पार्टी की इज्जत बचाने के लिए तुम हट जाओ, नहीं तो ट्रंप तो आ ही गया, हम कुछ नहीं कर सकते। वैसे जो भी नया है, मुझे नहीं लगता है कितने कम समय में, 3 से 4 महीना बचा हुआ, नवंबर में चुनाव है, कुछ खास कर पाए, अनलेस कि कुछ चमत्कार हो जाए पूरे अमेरिकी मीडिया, अमेरिकी जनता के बीच में। देखते हैं क्या होता है। जी
एक सवाल यहाँ ये भी होता है ना सर कि ये 75वां स्थापना दिवस जो नाटो का मना रहे हैं वहां पर, और तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कल भी हमने इसका जिक्र किया था कि ट्रंप तो नाटो को लेकर अलग ही सोच रखते हैं। तो ऐसे यहाँ जोश दिखाने से आखिर क्या हासिल करना चाहते हैं बाइडेन? क्योंकि आवाज तो उन्हीं की पार्टी के अंदर से उठ रही है, उन्हें प्यार से हट नहीं जाना चाहिए, इज्जत रहेगी इसमें उनकी। वो उनकी पत्नी खासकर और उनके बेटे, उनको जो सुविधाएं मिल रही हैं, जो इज्जत मिल रहा है, और बेटा के ऊपर कई तरह के आरोप भी हैं जिनमें उनको जेल भी जाना पड़ सकता है, और यदि बाइडेन राष्ट्रपति बनते हैं तो माफी तो मिल ही जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। बाद में जो होगा सो देखा जाएगा। और कौन छोड़ना चाहता अपने पोस्ट को? अंतिम उम्मीद तक चिपटे रहो। और ये लोग कहीं से भी जनता के लिए तो है नहीं, ये खुद के लिए है, दलाली पे काम करते हैं, क्यों छोड़ेंगे भला? हालांकि उनको भी नजर आ रहा होगा कि वो हार रहे हैं। जी बिल्कुल सही बात है। महान बनना इतना आसान नहीं होता। देश आजादी का जश्न मना रहा था, और उठा के देखिएगा तारीख, आपको पता चल जाएगी कि गांधी कहाँ थे। यहाँ पंडित नेहरू थे, और गांधी कहाँ थे जिसने पूरी लड़ाई लड़ी थी। खैर, अब रुक करते हैं गाजा से जुड़ी खबरों का। और पहला जो अपडेट है वो आ रहा है नेतन्याहू से ताल्लुक रखता हुआ। यूरोप नहीं जाएंगे साहब, डर लग रहा है यूरोप जाने से। क्यों डर लग रहा है उनको? हाँ, उनका शायद प्लान था कि चेक रिपब्लिक जाएंगे, शायद हंगरी भी जाते हैं। हंगरी हालांकि उनके पक्ष में नहीं है, जो वहां के ओरबान विक्टर ओरबान जो वहां के राष्ट्रपति हैं, फिर भी जाने का प्लान था। कुछ बात करते, कुछ लेन देन की बातें होती, लेकिन इनको लग रहा है कि आईसीसी भले ही डिले कर दिया उसने, वह वारंट इशू करेगा। हालांकि अमेरिका ही देश है जहां के जाएंगे तो इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, और खुद भी वह उसके पक्षधर नहीं है। उन्होंने आईसीसी के साथ, जिसमें बहुत सारे देश हैं, 124 देश है करीब, ये उसके हस्ताक्षर करने वालों में से नहीं है, इजराइल नहीं है उसमें। लेकिन फिर भी आईसीसी कहता है कि तुमने चूंकि हमास के साथ ऐसा किया है, गाजा पट्टी में जो जनता उनके साथ किया है, तुम्हें गिरफ्तार करना, तुम्हारे जो रक्षा मंत्री लोगों को गिरफ्तार करना जरूरी है। इसलिए नेतन्याहू डरे हुए हैं, भयभीत हैं कि कहीं खुदा न खास्ते उसी वक्त वारंट इशू हो गया, इन्हें पकड़ लिया तो इनका क्या होगा। और इसीलिए सीधे के सीधे अमेरिका जा रहे हैं, जहां कि इनका भाषण इसी जुलाई में 15 या 20 के आसपास कभी है, जो भी है, तो उस भाषण देने के लिए जा रहे हैं, और अधिक अपने अस्त्र शस्त्र मांगने के लिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका, डर तो उसको रहता ही है। लेकिन अमेरिका तो इनके साथ बिल्कुल खुल के खड़ा हुआ है। उसने वो बम फिर से दोबारा देने शुरू कर दिए इजराइल को, जो उसने कहा था कि भाई राफा पे हमला कर दिया इसलिए हम रोक रहे हैं। जी हाँ, ये बॉम्ब 500 पाउंडर था, 1000 था, 2000 पाउंड। यानी अभी भी एक रिपोर्ट के हिसाब से इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने माना है कि हमास के या पैलेस्टीनियन रेसिस्टेंट फोर्सेस के जो उन्होंने अंदर में पूरे के पूरे तहखाने बना रखे थे, पूरा कैनाल टाइप का बना रखा है, वह अभी पूर्णतः इंटैक्ट है। कुछ ही जगहों पे तोड़ सके, चाहे वो नॉर्थ हो, चाहे सेंटर हो, चाहे साउथ गाजा हो, उनका बना हुआ है। और वह पूरी की पूरी जब मौका मिलेगा तो हम पर आक्रमण करने में सक्षम होंगे। इसलिए उनको 2000 पाउंड का चाहिए ताकि वहां मार के उसको नुकसान कर सके, ध्वस्त कर सके। तो कुछ समय पहले याद होगा हमारी जनता को, नेतन्याहू ने अमेरिका के खिलाफ ओपनली बोल दिया था कि हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, हमें अस्त्र शस्त्र नहीं दे रहे हैं, अपनी नाराजगी दिखाई। उस पर अमेरिका भी नाराज हुआ था, काफी गुस्से में था कि भाई तुम हमारा भंडा फोड़ रहे हो। नतीजा क्या होना चाहिए था? अमेरिका कहता कि जाओ और नहीं देंगे। लेकिन यहां पर देखिए, अमेरिका ने नाराज होके 50% जो देना था उसका 50% अस्त्र शस्त्र देने को तैयार हो गया। ये मजाक ही है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगली खबर है फ्रांस से। यहाँ पर फिलिस्तीन समर्थक वैज्ञानिक पर कार्रवाई कर दी गई है। ये देखिए, मतलब कहने के लिए भारत में तो हम यदि जुलूस निकालना चाहें फिलिस्तीन के समर्थक में, नहीं निकालने दिया जाएगा, पुलिस में अंदर कर देगी। लेकिन फ्रांस, खासकर मैक्रोन की सरकार जो हार रही है, जनता उनसे दूर जा रही है, दक्षिण में भी नहीं जा रही है, वैसे हालत में यह वैज्ञानिक वैसे सोशल साइंटिस्ट हैं जो कहते हैं कि समाज के बारे में, उसके अर्थशास्त्र के बारे में, उसके संस्कृति के बारे में, उसके राजनीति के बारे में जो बातें करते वो है। और ये हमास के समर्थक है। इन्होंने ओपनली भी कहा है, ट्वीट भी किया है कि हमास ने जो किया सही किया, क्योंकि उनकी जरूरत थी, देश के स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं और आईडीएफ का विरोध कर रहे हैं। पकड़ के इनको बेचारे को 70, 75 या 76 वर्ष के इनको उठा के जेल के अंदर डाल दिया, और इसका जबरदस्त विरोध हो रहा है। और इससे निश्चित रूप से वामपंथियों को जिस भी तरीके से, जिस भी आधार को ले चल रहे हैं,
उनकी आधार, उनकी क्षमता, उनके पक्ष में लोगों की संख्या बढ़ेगी। जी। अगली खबर है हमारे पास स्पेन से। स्पेन ने भी नाटो पर सवाल खड़े किए हैं तुर्की की तरह गाजा को लेकर। ये जो जिसकी बात आपने की 75 वर्ष के अवसर पे वॉशिंगटन जो नेटो की मीटिंग चल रही है, बाइडेन ने जबरदस्त भाषण दिया, वहां पे ये दो स्पेन का भी और तुर्की के भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने कहा है कि आप यूक्रेन को पैसे दे रहे हैं, यूक्रेन को मदद कर रहे हैं, भारी संख्या में $43 बिलियन दे रहे हैं। मतलब जबरदस्त है, हमारे लिए एक अंदाजा लगाना मुश्किल है, चलो हम मान लेते हैं। लेकिन वही कानून, वही अंतर्राष्ट्रीय कानून यह गाजा पट्टी पर क्यों नहीं लागू हो रहा है? यह फिलिस्तीन लैंड या पैलेस्टीन लैंड पे क्यों नहीं लागू हो रहा है? उनको स्वतंत्रता क्यों नहीं दी जा रही? उनकी सार्वभौमिकता को क्यों नहीं किया जा रहा है? और इसलिए दोनों ने प्रश्न उठाया है। हालांकि बाइडेन और बाकी जितने गुर्गे हैं, उनके चमचे हैं, वो इस प्रश्न में बातचीत नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह सवाल बारंबार उठाया जा रहा है। इसके लिए जो भी हो, टर्की जिस हद तक भी करे, पूरी तरह से ना होने के बावजूद, लेकिन ये प्रशंसनीय काम कर रहे हैं वहां पे। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि बात तो हो रही है यूक्रेन पे, लेकिन चर्चा का विषय पूरे नाटो की मीटिंग में बना हुआ है गाजा। अगली खबर आ रही है अमेरिका से। चलिए, मदद तो क्या करेंगे, जो फिलिस्तीन के हिस्से का पैसा है वो भी इजराइल नहीं दे रहा है और उसमें खाना पूर्ति कर रहा है अमेरिका। हाँ, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के जो पैसे थे, जो टैक्स जमा करता है इजराइल, ये भी मजाकी है, वेस्ट बैंक का टैक्स वो जमा करेगा और फिर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी पे कब्जा करने के, मतलब उस पे कंट्रोल करने के लिए वह पैसे देता है। आजकल उसने रोक रखा था। हालांकि जब पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज की जब बातचीत हुई अमेरिकी ऑफिशियल से, तो उन्होंने कहा कि भाई हमें पैसा नहीं दोगे तो जिन लोगों को हम अपने पक्ष में रखे, तुम्हारे लिए काम करवा रहे हैं, हम तो हल्ला कर रहे हैं शोर बचाने के लिए, हम ऐसे थोड़ी कर रहे हैं, हम तुम्हारे खिलाफ थोड़ी है। जब युद्ध खत्म हो जाएगा तो हम ही चाहते हैं कि हम ही पूरे के पूरे पैलेस्टीनियन लैंड पर, जिसमें गाजा पट्टी पे, उस पे हम कंट्रोल करें, और हमको पैसा नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा, हम तो तुम्हारे विरोधी हो जाएंगे। इस कारण से इन्होंने दबाव डाला है और इजराइल ने अंततः माना है कि भाई ठीक है, कुछ हम फिर रिलीज कर रहे हैं, फिर पैसे दे रहे हैं। जिन बैंक को उन्होंने बंद किया हुआ था देने से, उन बैंक को फिर से आदेश दे दिया कि ठीक है भाई, कुछ पैसे देते रहो बीच बीच में। जी अच्छा, पैसा रोककर इनकी टेस्टिंग भी तो करते होंगे ना सर, कि अगर इनको भरपाई करते रहेंगे पैसे की तो पता चला ये हमारी तरफ देखना झुकना बंद कर दे। हाँ बिल्कुल, वो तो है ही। और पैसे इजराइल के थोड़ी है, पैसे वेस्टर्न कंट्री से आ रहे हैं। कुछ ने मना कर दिया था, जैसे कनाडा ने देना बंद कर दिया था, जर्मनी ने देना बंद कर दिया था। और जो आदान प्रदान होता है ट्रेड के द्वारा, उससे जो कलेक्शन होता है टैक्स वगैरह का, उसका होता है। और अब पैसे देने बंद कर रहे तो आपके चाकर, फिर आपके चाकर क्यों बने रहेंगे? जी। खबर है आईडीएफ में काम करने वालों के खिलाफ एक्शन लेगा तुर्की। ऐसी वहां पर क्या चीज होने जा रही है? जी हाँ, तुर्की में यह एक लॉ पास करने की बात कही गई है वहां पे, जो वहां के इस्लामिक संगठन है, कि भाई ये जो है, जो डबल नागरिकता दी गई है इजराइल के, जो कि तुर्की क्या कह रहते हैं और वह यदि आईडीएफ के लिए काम कर रहे हैं, उनको काम ना देने दिया जाए, उनकी नागरिकता रद्द की जाए, उनके जो भी एसेट्स है उनको फ्रीज कर लिया जाए और उनको देश से बाहर निकाला जाए। तो लॉजिकल है, ठीक है भाई, तुम रहते हो हमारे यहाँ और तुम काम करते हो उसके लिए, जबकि हमारा यह धर्म बनता है, धर्म मतलब रिलीजन नहीं, यह हमारा कर्तव्य बनता है अंतर्राष्ट्रीय नियम के तहत कि हम फिलिस्तीन को मदद करें, और तुम उसके खिलाफ करने वालों को अपने यहाँ की नागरिकता दो, यह ठीक बात नहीं है। जी, ये नेतन्याहू लगता है जंगबंदी की बातचीत को डिरेल कर रहा है, नई नई शर्तें लगा रहा है, जबकि चल ये रहा है कि हमास अपनी प्रमुख शर्त से पीछे हट रहा है। ये चाहता नहीं है जंगबंदी। यह जंगबंदी तो बिल्कुल नहीं चाह रहा है और साथ साथ धमकी भी दे रहा है कि हिजबुल्लाह पर आक्रमण करेंगे। हालांकि हिजबुल्लाह पर आक्रमण हो गया और रेसिस्टेंस फोर्सेस आ गई, तो तब इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका को आना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। और ये लोग तब तक जंगबंदी टाल रहे हैं जब तक कि नवंबर में अमेरिका में चुनाव ना हो जाए, ताकि उसको एक दिशा मिले कि कौन आया, ट्रंप आया या बाइडेन टिका रहा, या क्या स्थिति होती नहीं होती है। और इस विषय में नेटो की मीटिंग हो रही है, अंदर में क्या बातें हो रही है, किस तरह से इजराइल को मदद देने की बात हो रही है। अमेरिका सब कहने के बावजूद भी सारे बड़े बड़े बॉम्ब और हथियार इनको दिए जा रहा है, अपने सैटेलाइट से इनको मदद कर रहा है, पूरे के पूरे रेड सी में जहां के फिर हुतीज ने कई अटैक किए हैं अमेरिकन और ब्रिटिश शिप्स पे। तो ये सब चीजों को लेकर नवंबर दिसंबर तक रुकने की बात हो रही है, और तब संभवतः ये लोग बड़ा एक्शन लेंगे या विड्रॉ करेंगे।
जी। ट्रंप आते ही कह रहे हैं कि यूक्रेन की जंग बंद कर दूंगा, पर ऐसा कोई बयान उनका नहीं मिल रहा है कि गाजा वाली जंग को भी बंद करने की बात करते हो। ट्रंप बाइडेन से ज्यादा प्रो जियोनिस्ट रिजीम है, इस वर्ड का मैं जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूं। ट्रंप कहते हैं कि जैसे भी हो, जितना जल्दी हो। ट्रंप का यही कहना है, जो बाइडेन से अलग है, कि 9 महीने हो गए यार, तुम क्या कर रहे हो, जल्दी खत्म करो। लेकिन हमास को खत्म करना, पैलेस्टीनियन रेसिस्टेंस को खत्म करना 9 महीना क्या, कई वर्ष लग जाएंगे, तब भी नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने अपनी ताकत बनाया है जनता के बीच में काम करके, और बाकी लोग भी उनका समर्थन कर रहे हैं, और पूरी दुनिया से समर्थन है। 176-200 देशों में उनके साथ आने को तैयार है, चाहे अभी सीधे आ जाएं या बाद में आ जाएं। तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रूप से इनको मदद मिल रहा है। ये नहीं खत्म कर पाएगा आईडीएफ की जो अभी ताकत बनती है। जी। अच्छा सर, अगर मुझे लगता है कि अगर बॉर्डर खुल जाएं तो बहुत सारे देशों के जो लोग हैं वो हमास के समर्थन में लड़ने के लिए वहां पहुंच भी सकते हैं। बिल्कुल पहुंचेंगे। ये इजिप्ट से भी आएंगे, लेबनान से भी आएंगे, और दूसरे जगहों से आएंगे। और जहां तक अन्य देशों की बात है, कितना भी स्ट्रिक्ट कोशिश करें, केवल इजराइल छोड़ के बाकी हर जगह से आएंगे और फिर से मजबूती करेंगे, क्योंकि हमास ने दिखा दिया कि किस तरह शांति से, चुपचाप से विश्व का तथाकथित रूप से सबसे एग्रेसिव फोर्स को, सबसे पावरफुल नहीं, सबसे अधिक आतंकी देश को और आईडीएफ को उसने नाको चने चबवा दिए, और अपनी स्वतंत्रता के लिए वह लड़ सकता है, और दूसरे लोग भी आएंगे। जी। इतिहास देख लीजिए, बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, और दूसरे जो लोग वहां पर कब्जा किए हुए होते हैं वो कभी उसको आजादी की लड़ाई मानते ही नहीं है, उसे आतंकवाद बताकर दबाने की कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।